अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं कश्मीर क्राउन के इनिशिएटिव के साथ आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस पे बात करूंगा, जो इस टाइम हर एक घर की कहानी है। डोमेस्टिक वायलेंस हर घर की कहानी है, चाहे मॉडर्न फैमिलीज हो, प्रिमिटिव फैमिलीज हो, बच्चे हो, औरतें हो, बूढ़े हो, उसके बारे में हम बात करें। किन किन मसलों पे दलीलें पेश की जा रही है और क्या क्या फैसले आ रहे हैं, उस बारे में हम बात करें। I have 10 years of experience and expertise in this field, and I'm going to share with you my personal experience and how law is helping in the development of women and how law is helping in punishing those who exercise violence against women. What are the laws available? What are the remedies? I'll brief you with regard to each and everything. Please stay connected with us. कोशिश करेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस के खातून की किस तरह से मदद करता है और इस कानून के अंदर उसके लिए क्या क्या रिलीफ है। जो कि एक शादीशुदा खातून है, उसको काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना पड़ता है, तो उसके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है, मैं उसके बारे में भी बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आज आई फील हैप्पी एंड इलेटेड that Kashmir Crown has given me an opportunity to speak about the topic of domestic violence. Domestic violence एक ऐसा burning और ऐसा सेंसेशनल इशू है जो हर एक बंदे की नज़र से छुप के गुजर जाता है और किसी बंदे को कुछ इसके बारे में पता नहीं चलता। ये डोमेस्टिक वायलेंस घर घर की कहानी है, चाहे वो एजुकेटेड फैमिलीज़ हो, चाहे वो ट्रेडिशनल फैमिलीज़ हो, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो, जॉइंट फैमिलीज़ हो, हर जगह मैंने डोमेस्टिक वायलेंस होते हुए देखा हुआ है और हर तरह के केसेस जो भी डोमेस्टिक वायलेंस के हैं मेरे पास आते रहे हैं। मैं आपके साथ आज कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगा और अपनी जो लेडीज़ हैं जिनकी शादी हो जाती है और शादी करने के बाद वो हमेशा अपने आप को बेबस समझती है और लाचार समझती हैं कि हमारी शादी हो चुकी है, हमारे बाप ने हमें शादी में दे दिया है, अब हस्बैंड हम पे जुल्म भी करे या क्या भी करे, हमें वो सह लेना चाहिए और उस चीज़ के साथ आगे बढ़ लेना चाहिए। ऐसा नहीं है। कानून जो प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की शक्ल में आया है, ये कानून एक ऐसा कानून है जो हर दर्द का इलाज है, हर मर्ज का इलाज ये कानून है, लेडीज़ के लिए इन पर्टिकुलर एंड पर्टिकुलरली चाहे उनकी शादी हुई है या शादी नहीं हुई है। इसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है इज़ दैट यू शुड बी लिविंग इन ए शेयर्ड हाउस होल्ड। शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब क्या है? आप ये केस कब कर सकते हैं, किसके खिलाफ कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं? ये पहले वही बंदा कर सकता है जो एक शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपना भाई मार रहा है या लेडी को अपना भाई या अपना बाप मार रहा है, लेकिन ये सारे बंदे एक ही छत के नीचे रहने चाहिए। अब अगर शादी हो गई है, चाहे आपके जो ब्रदर इन लॉ है, आपके फादर इन लॉ है या आपके अपने हस्बैंड है, वो आप पे हाथ उठा के मार पिटाई कर रहे हैं, तो आप एक छत के नीचे रहना इस चीज़ के लिए ज़रूरी है। या आप रह रहे होने चाहिए या आप कुछ टाइम पहले से, यानी कि अब झगड़ा हो गया मार पिटाई की वजह से और आप वो घर छोड़ के चले गए, उस सूरत में भी आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकते हैं। अब ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस कैसे करें, और पहले ये कैसे करने से पहले ये जान लेते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस है क्या। डोमेस्टिक वायलेंस हर तरह का जुल्म व तशद्दुद है जो एक लेडी के साथ होता है, चाहे अगर वो कमा रही है, हस्बैंड उनसे पैसे छीन के ले रहे हैं, वो डोमेस्टिक वायलेंस है। एक लेडी को हस्बैंड अच्छे से बात और ट्रीट नहीं कर रहे हैं, उसको तरह तरह की बातें सुनाते, आपके घर वालों ने मुझे क्या दिया दहेज में, आप किस खानदान से हो, दिस इज ऑल्सो डोमेस्टिक वायलेंस। उसका कोई हक नहीं बनता ये बताने का। नंबर सेकंड, अगर आपको इमोशनली वो अब्यूज कर रहा है, मतलब कि आप कंटिन्यू कर रहे हैं इस रिलेशन में किस कंपल्शंस की वजह से और आपको इमोशनली अब्यूज करके, इमोशनल अब्यूज इज ऑल्सो डोमेस्टिक वायलेंस। अगर काम कर रहे हैं, आपके पैसे छीन रहा है आपसे और वो यूज़ कर रहा है आपकी इजाज़त के बगैर, दैट इज़ ऑल्सो डोमेस्टिक वायलेंस। और इसमें अगर आपको मार पिटाई, तो जो बेसिक है वो तो है ही है, वो तो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता ही है। जो ये 2005 में ये कानून आया, लेकिन फिर भी आज 2021 तक भी इस केस में लिटिगेशन फाइल नहीं हो रहा है। एक लेडी की तरफ से अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट में 125 की दरख्वास्त आती है, जनाब मुझे हस्बैंड के साथ मेरी शादी हुई थी, मेरे बच्चे हैं, अब मुझे हस्बैंड ने घर से निकाल दिया है, तो मुझे आप अपने घर का कुछ अपना खर्चा चलाने के लिए पैसे दे दीजिए। हस्बैंड 3,000, 4,000, 5,000 जो भी कोर्ट डिसाइड करता है वो देता है, तो वो 5,000 उनको मिल जाता है, एक महीने की इंस्टॉलमेंट। बाकी सारे जो मसाइल और मसले होते हैं, बच्चों की कस्टडी का क्या, उनकी स्कूल एजुकेशन का क्या, लेडी की प्रोटेक्शन का क्या, जहाँ पे वो रह रही है उसके रेंट का क्या,
या अगर घर पे रह रही है उसके खर्चे, बाकी सिर्फ वही मेंटेनेंस में वो सारा कुछ कवर नहीं होता। तो उसी लिए एक होलसम लेजिस्लेशन आई है, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। और इस लेजिस्लेशन का हम किस तरह से फ़ायदा उठाएं और कैसे उठाएं? जो भी लेडीज़ है जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, चाहे शादी के बाद आप डर रहे हैं किसी भी चीज़ को कुछ भी बोलने के लिए, आप सोच रहे हैं यार कोर्ट कचहरी के चक्कर क्यों काटे या क्या, ये एक बहुत ब्रीफ लेजिस्लेशन है। इसमें आपको सालों नहीं लग जाएंगे कोई भी केस डिसाइड करने के लिए, ये बहुत ब्रीफ है। प्रोवाइडेड कि आपके लॉयर जो होंगे अगर उनको इस लेजिस्लेशन के बारे में अच्छा नॉलेज होगा, वो आपको विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ्स ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करके दे सकते हैं। इसमें क्या करना है आपने एक सिंपल सी दरखास्त देनी है जज साहब के सामने। एक्ट प्रोवाइड नहीं करता है जज साहब के सामने, ये बोलता है प्रोटेक्शन ऑफिसर, लेकिन चूंकि यहाँ पे अभी प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट होने बाकी हैं या उनकी रिपोर्ट फिर डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, उस सारे में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी यहाँ पे वो नहीं हुआ। यहाँ पे आपने सीधा अपने वकील साहब के पास जाना है, वो आपको दरखास्त बना के देंगे, जी मेरे साथ ये जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, जो मेरे खामद है, मेरे हस्बैंड है या मेरे फादर इन लॉ है, मेरी मदर इन लॉ है, वो मेरे से जहेज़ ऐसे ऐसे मांग रही है, ऐसी ऐसी गाली गलोच हो रही है, ऐसे ऐसे मेरी मारपीट हो रही है, वो आप उस दरखास्त में लिखेंगे। वो दरखास्त जज साहब के सामने डाला जाएगा। जो ही वो दरखास्त जज साहब के सामने आएगा, जज साहब के पास ये इख्तियार है कि वो सबसे पहले आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर दे सकते हैं। ये 125 मेंटेनेंस के इशू में नहीं, प्रोटेक्शन ऑर्डर है कि जज साहब ऑर्डर पास करेंगे रेस्पोंडेंट्स के खिलाफ। रेस्पोंडेंट यानी कि आपके हस्बैंड, फादर इन लॉ, उनके पास पुलिस भी जा सकती है उनको रेस्ट्रेन करने के लिए कि खबरदार अगर इस लेडी को किसी ने हाथ लगाया या इसको मार पिटाई कराई या कुछ, कोर्ट एग्जीक्यूशन के लिए उनके पास है, वो डायरेक्शंस पास कर सकती है। ये 125 में नहीं था। रेसिडेंस ऑर्डर्स का मतलब क्या है कि आप अगर किसी घर में रह रहे हैं, वो आपको बोल रहे हैं वत्सा सुकुश शकीति सुसून मकान सिनियर, ऐसा नहीं है। आपने शादी करी है, आपने अपनी जिंदगी इस घर की तरफ मतलब सोचा है अपने माइंड में, नाउ यू हैव योर चिल्ड्रन, बच्चे हैं, उनको आपको रेज करना है इस फैमिली में। अब ऑल ऑफ ए सडन आपको हस्बैंड, फादर इन लॉ बोलते हैं कि आप कौन है, आप निकल जाओ इस घर में से। कानून ने इसके लिए भी जगह रखी हुई है, वो रेजिडेंस ऑर्डर, जिस पार्ट में आप रह रहे हैं उसमें रेस्ट्रेन ऑर्डर आ जाएगा। जिस कमरे में आप रह रहे हैं, आप उसी कमरे में रह के रह सकते हैं और बाकी बंदों को रेस्ट्रेन किया जाएगा कि वो आपको वहां से एविक्ट करें, जब तक ना कानून के सामने पूरा एविडेंस आए, क्या आए, किस तरह का इशू है, कोर्ट को जब तक ग्रास मिल जाएगा। ये ऑर्डर आपको पहले दिन मिल सकता है, ये ऑर्डर आपको पहले दिन, ये 125 में पॉसिबल नहीं था। नाउ फॉर एग्जांपल, अब आप खुददार लेडी हैं, आपके वालिद ने आपकी शादी कर दी, आपके हस्बैंड के साथ डिस्प्यूट हो गया, उनने आपको घर से निकाल दिया, लेकिन आप अपने वालिद के पास जाना नहीं चाहते क्योंकि वहां पे भाई रहे और भाभी है। अब उनके पास क्या जाए बंदा, आपको लग रहा है कि अब वैसी इज्जत नहीं रही, घर का वैसा माहौल नहीं, आप कहीं किराए पे रह रहे हैं, उस मकान का किराए का जो भी आपका किराया बनेगा, डोमेस्टिक वायलेंस में ये प्रोविजन है कि उसका सारा खर्चा आपका हस्बैंड उठाएगा और कोर्ट उसको ये ऑर्डर करेगा कि जो भी उस मकान के किराया बनता है वो तुझे अपनी जेब से हर महीने देना है। मेडिकल एक्सपेंसेस क्या, कपड़ों का क्या, एजुकेशन का क्या, बाकी चीज़ें क्या, ये बहुत मतलब इट्स ए वेरी वास्ट लिटिगेशन। नाउ इसके बाद एक और इशू होता है कि आप हमेशा, अब आपके साथ ये जुल्म तशद्दुद हो गया, मेंटेनेंस तो आ गया आपको, लेकिन अब ये चीज़ है जो आपने इतने सालों तक, 1 साल तक सहा आपने या 2 साल तक आपने सहा ये जुल्म और तशद्दुद, अब उसका क्या? आपको तो अभी मेंटेनेंस मिल गया, प्रोटेक्शन मिल गया, हर एक चीज़ मिल गया, अब उस चीज़ का क्या? अब कानून बोलता है कि अब जो आप पे जुल्म हुआ है इसके बदले हम जुल्म तो नहीं कर सकते, पर जितना आप पे जुल्म हुआ है लेट अस वैल्यू इट इन टर्म्स ऑफ मनी, आपको कंपनसेशन मिलेगा। अगर आप पे जुल्म जिस तरह से, आपको कानून इस एक्ट के तहत कंपनसेशन 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख कंपनसेशन देगा कि आप पे इतना जुल्म तशद्दुद हुआ है, आपने बर्दाश्त किया है, इस वजह से इनको कंपनसेशन आपकी तरफ 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना भी आप पे जुल्म हुआ उस हिसाब से आपको कानून कंपनसेशन दे सकते। जब भी एक डोमेस्टिक इशू होता है या फिर लेडी के साथ एक डिस्प्यूट होता है हस्बैंड का या उनके घर वालों का, तो उसमें अक्सर मल्टीफेरस लिटिगेशन सामने आती है। मल्टीफेरस लिटिगेशन का मतलब है कि बहुत सारे मसले खड़े हो जाते हैं और सारे मसले सॉल्व करने के पास, सारे मसले रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई एक कानून नहीं था, उसमें अलग अलग कानून थे। पहला आप मेंटेनेंस के लिए जाते थे 125 488 में, उसके बाद आपके महर का मसला होता था, रिकवरी ऑफ डॉवर के लिए अलग, या वहाँ पे मार पिटाई हुई उसके लिए अलग, क्रूअल्टी बाय हस्बैंड एंड रिलेटिव्स, अब हमें तलाक करना है उसके लिए डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज फाइल करना है, या बाकी कुछ मसले, बच्चों का मसला है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे हैं हमारे,
बच्चों का क्या करेंगे, इसकी कस्टडी किसके पास, उसके पास अलग लिटिगेशन, उसके बाद प्रॉपर्टी का क्या करेंगे, किस तरह से क्या करेंगे, इसके लिए आपको 6-7 लिटिगेशंस फाइल करनी पड़ती थी। यानी कि आपके 6-7 केस चलते थे, पूरा महीना आपका कोर्ट में ही निकल जाता था। अब क्या हुआ, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस ने इन सारे रिलीफ्स को एक दरखास्त के अंदर, दावा के अंदर नहीं, एक मामूली सा दरखास्त 2 वर्ग का या 3 वर्ग का टोटल दरखास्त होगा, उसमें ये सारे रिलीफ्स कंबाइन हो गए। तो आप सिंपली एक लिटिगेशन फाइल करते हैं, एक नॉर्मल सा एप्लीकेशन, हाइपर सेंसिटिविटी नहीं है इस कानून में। अगर इसमें कुछ गलतियां या कोताहियां भी हो जाती हैं, कानून ने ये कहा है कि जज कैन उनको नज़रअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक वेलफेयर बेस्ड लेजिस्लेशन है। इसमें टेक्निकलिटीज ऑफ लॉ, सिविल लॉ की टेक्निकलिटीज नहीं है, क्रिमिनल लॉ की कुछ हार्शनेस नहीं है, लेकिन उस हिसाब से इन्हें इवेलुएट किया, इसको कॉज सिविल या कॉज क्रिमिनल बना के रिलीफ्स को लेकर इसने बड़ा इजी बना दिया। अब क्या है कि इसमें अब ये कानून आ गया, कुछ लोगों के काफ़ी सारे केसेस पेंडिंग हैं, तो उनका कोई केस चल रहा है, अब उनने ये रिलीफ क्लेम नहीं किया। इस कानून का सेक्शन 26 आपको इजाज़त देता है कि अगर आपको डोमेस्टिक वायलेंस का कोई भी रिलीफ ज़रूरत हो, आप सेक्शन 26 में वो दरखास्त किसी भी केस में डाल सकते हैं। अपने वकील साहब के पास जाएंगे, सेक्शन 26 की दरखास्त डलवाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है इस लेडी का अपने हस्बैंड के साथ, वो उसमें सेक्शन 26 की दरखास्त डाल सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, जिसमें उसको रिलीफ दिया जाएगा जो इस एक्ट में बताया गया है। अब बच्चों के लिए आपको गार्डियनशिप और कस्टडी का केस, हाँ जी, बच्चे की उम्र, अब हस्बैंड इज लिविंग सेपरेटली, वाइफ इज लिविंग सेपरेटली, अब मुझे बताइए बच्चे किसके पास रहेंगे, तो उसके हिसाब से हक हिज़ाना देखा जाएगा, उसका कस्टडी केस चलता था बाकी। लेकिन इसमें आपके कस्टडी ऑर्डर्स भी आए हैं। कस्टडी ऑर्डर्स कानून डिसाइड कर सकता है, आपका जो मैजिस्ट्रेट होंगे, मैजिस्ट्रेट साहब जिनके पास, वो डिसाइड कर सकता है एंड कस्टडी ऑर्डर्स क्या ही कैन पास। बच्चा उनके पास है, बच्चा उठा के इनको दे दीजिए, इनके पास अगर आपके पास बच्चा है तो उनके पास ही प्रोटेक्ट किया जाएगा बच्चा, उसको उठा के निकाल के दूसरी जगह नहीं डाला जाएगा, यानी कि हस्बैंड के पास नहीं भेजा जाएगा। कोर्ट कैन पास एन ऑर्डर। सो इन ए वे दिस डोमेस्टिक वायलेंस legislation, the protection of women from Domestic Violence Act is altogether wholesome and a panacea for every problem. It resolves your each and every issue. और अगर कोई भी लेडी है जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप बिल्कुल भी ये बर्दाश्त ना करें। आप एक लॉयर को कंसल्ट करें, लॉयर को कंसल्ट करने के बाद अदालत में दरखास्त डालें। चाहे आप बिलीव नहीं करेंगे, आई हैव सीन इन द मोस्ट एजुकेटेड फैमिलीज में मैंने देखा है हस्बैंड रुथलेसली बीटिंग इट्स वुमेन। आई हैव सीन इट वेरी रुथलेस एंड इन दैट केस अगर आप चुप रह रहे हैं, आप एक तरह से उस बंदे को एनकरेज कर रहे हैं। फॉर दैट मैटर कि थर्ड पर्सन या कोई भी बंदा हो, दे कैन ऑल्सो गो फॉर फाइलिंग these complaints under the Domestic Violence Act. Now इसमें दूसरा चीज़ है, अब मेरा तलाक हो गया जी हस्बैंड के साथ कुछ टाइम पहले, तो कैन दिस थिंग बी डन, क्या मैं अभी कंप्लेंट कर सकती हूँ? इसमें इट डज नॉट मैटर कि वेदर योर मैरिज इज सबसिस्टिंग और इट इज़ नॉट, बट इट शुड बी डन प्रॉम्प्टली। अगर हो तो अच्छा है, अगर आपकी मैरिज सबसिस्ट नहीं कर रही, इट्स नॉट रिक्वायर्ड दैट यू शुड बी इन द रिलेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट यू शुड बी लिविंग इन ए शेयर्ड हाउस होल्ड इन ए डोमेस्टिक रिलेशन। ठीक है, डोमेस्टिक रिलेशन भाई बहन का भी आ सकता है, बेटी के साथ भी हो सकता है डोमेस्टिक वायलेंस, बीवी के साथ, तो ये इश्यूज बहुत कॉमन है कश्मीर में। तो मैं आपसे इसके वर्च्यू से यही बोलूँगा, क्योंकि मैंने ये बड़ा ब्रीफली आपको बोला हुआ है, और इसके बगैर अगर आपको कोई क्वेश्चन आंसर्स चाहिए होंगे या कुछ होंगे, मैं आपके क्वेश्चंस को पर्सनली आंसर करूँगा। तो ये मैंने आपको थोड़ा एक काफ़ी ब्रीफ सा आइडिया दे दिया है इस एक्ट का। और अगर आपको और कोई आपका इशू होगा या कुछ होगा, उसके निस्बत आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, विच आई विल बी आंसरिंग सेपरेटली, मे बी इन ऑन फेसबुक और एनी अदर मीडिया, या आप पर्सनली मिलना चाहें उस चीज़ के रिगार्डिंग में, आई विल ऑलवेज बी हेल्पफुल टू यू। सो आई एम थैंकिंग यू एंड आई एम once again thanking Kashmir Crown for bringing on this opportunity to speak about the topic, क्योंकि this is a burning issue and everyone has to speak about it. अगर कोई नहीं बोल रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके घर के हालात ठीक है। आप प्लीज़ अपने नेबर से पूछिए क्या इज़ एवरीथिंग राइट। अगर आपने कभी आवाज़ सुनी बर्तन खटकने की या किसी भी चीज़ की, प्लीज़ उनका दरवाज़ा, एक ऐड आता था टीवी पे कि आप बेल बजाओ, बेल बजाने का यही मतलब था, वंस यू हियर समवन इज शाउटिंग, यू प्लीज आस्क देम वेदर एवरीथिंग इज राइट एंड गाइड देम। अगर आपको पता है, आप बाकियों को बताएं, जिनको नहीं पता, जो नहीं अवेल कर सकते, वो आ सकते हैं। और अदरवाइज भी इसमें लीगल एड का प्रोविजन है। फॉर एग्जाम्पल, लेडीज के पास अपने लॉयर्स को पे करने के लिए पैसे नहीं है, लीगल एड उनको लॉयर्स दे देगा, वो काउंसिल्स अपॉइंट होंगे, वो फ्री, दैट्स फ्री लीगल एड। अगर वो नहीं होगा, अगर वो ये करना चाहें कि अपनी चॉइस के लॉयर कुछ करना चाहते हैं,
तो उसमें भी प्रोविजन है, उसमें भी लीगल एड उनके चॉइस के लॉयर को पैसे दे देगा एंड द केस कैन बी डन अवे विद, और आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पर। और मैं आपसे ये फाइनल दरख्वास्त करूंगा, प्लीज़ आप इस बारे में चुप ना रहें। अगर किसी के साथ कहीं पे भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, आपको पता है या आपके साथ पर्सनली हो रहा है, प्लीज़ इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। एंड वंस अगेन थैंक कश्मीर क्राउन फॉर ब्रिंगिंग सच अ बर्निंग इशू इनटू लाइट। थैंक यू वेरी मच।